हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फिलारियल वर्म के बारे में, जिसमें आज हम फिलारियल वर्म के पैथोजेनेसिस और लेबोरेटरी डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे। जो कि प्रीवियस क्लास में हम इसका मॉर्फोलॉजी, इसका लाइफ साइकिल पढ़ चुके हैं। आज हम इसके पैथोजेनेसिस की इसके द्वारा, यानी कि वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी, जिसको हम फिलारियल वर्म कहते हैं, उसके द्वारा कौन से डिसीज कॉज होती है, क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में शो होते हैं, और अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है तो कैसे आप उसको डायग्नोस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम समझते हैं पैथोजेनेसिस को, है ना। पैथोजेनेसिस में अगर हम बात करें कि इस वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा, क्योंकि वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी एक निमेटोड है, एक फिलारियल वर्म है, तो इस वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा कौन सा डिसीज कॉज होती है? सबसे कॉमन नेम आपने एक तो सुना ही होगा, एलिफेंटियासिस, यानी कि हाथी पांव रोग इसको आप कहते हैं। इसमें जो पांव है वो हाथी जैसा हो जाता है, या जिस भी एरिया में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसके कारण वो स्वेल हो जाता है पूरा। जैसे पैर है तो पैर हो गया, मेमोरी ग्लैंड है तो मेमोरी ग्लैंड पूरी स्वेल हो जाती है, स्क्रोटम है तो स्क्रोटम पूरा स्वेल हो जाता है। इस तरीके की कंडीशंस इसमें देखने को मिलती है। तो पैथोजेनेसिस में वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी क्या कॉज करता है? ये बैनक्रॉफ्टी फिलारियासिस कॉज करता है, या आप क्या लिखेंगे? वूचेरियासिस। वो चेरियासिस कॉज करता है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस में आपको दो चीजें पढ़नी हैं। इसमें जो फिलारियासिस होता है वो दो तरह का होता है, एक क्लासिकल फिलारियासिस होता है, एक अकल्ट फिलारियासिस होता है। तो दोनों में सिम्टम्स आपको डिफरेंट देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें कुछ सेम भी होता है, लेकिन देखो, अगर हम क्लासिकल फिलारियासिस की बात करें ना, तो क्लासिकल फिलारियासिस में क्या होता है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में। और अकल्ट फिलारियोसिस का मतलब, अकल्ट का मतलब ही होता है हाइडन। अकल्ट ब्लड का नाम आपने सुना ही होगा ना। तो अकल्ट मतलब होता है हाइडन, यानी कि इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। कैसे इन्वॉल्व होता है? जो पैरासाइट होता है उसके जो एंटीजेंस होते हैं, उसके जो सिक्रीशंस होते हैं, उनके कारण इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती है। तो उसको हम कहते हैं अकल्ट फिलारियोसिस। क्लासिकल फिलारियोसिस में क्या होता है? जैसे इसका एडल्ट वर्म है, तो एडल्ट वर्म डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ऑल्सो सिक्रीशन और एंटीजन भी इन्वॉल्व होते हैं। बट एडल्ट वर्म यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है कि ये उसके लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉकेज कर देता है, उसके कारण कई सारे सिम्टम्स पेशेंट में शो होते हैं। उसको हम कहते हैं क्लासिकल फिलारियासिस। और अकल्ट मतलब कि हाइडन फिलारियासिस। हाइडन उसको स्पेशल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें आपको माइक्रोफिलारिया पेरिफेरल ब्लड में नहीं देखने को मिलेगा। उसको आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? उसको आप एंटीजन के थ्रू डिटेक्ट करेंगे या फिर एंटीबॉडी के थ्रू डिटेक्ट करेंगे। और क्लासिकल फिलारियासिस में माइक्रोफिलारिया आपको ब्लड में देखने को मिलेगा, है ना। तो आप उसको डायरेक्टली ब्लड में देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। तो दो तरह के फिलारियासिस हमें पढ़ना है। एक हम पढ़ेंगे क्लासिकल फिलारियासिस, और एक अकल्ट फिलारियासिस। सबसे पहले हम क्लासिकल फिलारियासिस की बात करते हैं। क्लासिकल फिलारियासिस के अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने मोटा मोटा आपको बताया कि इसमें ये क्यों अकर होता है? ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड। जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स होती है, जो लिम्फ नोड होते हैं, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। किसके कारण होता है? एडल्ट वर्म के कारण होता है। या तो एडल्ट वर्म के कारण होता है, या फिर इसमें लिखा है द ब्लॉकेज कुड बी ड्यू टू मैकेनिकल फैक्टर और एलर्जिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन टू वर्म एंटीजन एंड सिक्रीशन। जो एडल्ट वर्म होता है, मैकेनिकल फैक्टर मतलब कि जो एडल्ट वर्म है वो अपना जो मूवमेंट है या फिर उसके कारण वो वहां पर इकट्ठा हो जाता है, ब्लॉकेज बना देता है, जमा हो जाता है। और दूसरा कि ये जो एडल्ट वर्म है, इसके प्रति जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है या इसके जो एंटीजेंस होते हैं, इसके जो सिक्रीशंस होते हैं, वो जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ब्लॉकेज बना देते हैं। ठीक है, तो ये
होता है क्लासिकल फिलारियासिस, और इसमें द वोम इनसाइड लिम्फ नोड एंड वेसल्स में कुछ ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन। और ये जो वोम होता है वो लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स में ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि इसमें आपकी सेल्स भी इन्वॉल्व होती है ना। वो हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स देती है, तो उसमें आपकी जो इन्फ्लामेटरी सेल्स आती है, जैसे आपकी इओसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेजेस है, ये सब आती है। मेनली इओसिनोफिल, क्योंकि इस कंडीशन में आपको इओसिनोफिलिया देखने को मिलता है। तो इओसिनोफिल मैक्रोफेज ये जो होती है वो लड़ने के लिए आती है, इनके कारण रिएक्शंस होती है। तो वो सेल्स इकट्ठी होती जाती है, जमा हो जाती है, तो ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्रेन्युलोमा का मतलब जो आपकी सेल्स है वो जमा हो जाती है। कहाँ पर हो रही है? लिम्फ नोड एंड वेसल्स में। तो उसके कारण ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन हो जाता है, और कई सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, इन्फ्लामेटरी चेंजेस डैमेज द वॉल्व इन लिम्फ वेसल्स, फर्दर एग्रीवेटिंग lymphostasis or increased permeability of lymph vessels wall, lead to leakage of protein rich lymph या protein rich fluid। देखिए, तो ये जो इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते हैं इन वेसल्स में, जैसे सेल्स आकर इकट्ठी हो गई, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग गया, तो उसके कारण ये जो वेसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, और इनकी जो परमिएबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसका ल्यूमेन डिक्रीज होता है, इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, ये इसके अंदर जैसे लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर लिम्फ प्रेजेंट है, तो उसका लीकेज होने लगता है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच लिम्फ, प्रोटीन रिच लिम्फ का लीकेज होने लग जाता है टिश्यू में। और जब इसका लीकेज होगा टिश्यू में, तो क्या होगा आप सभी को पता है, जैसे प्लाज्मा टिश्यू में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इडिमा होता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, तो यहाँ पर भी वही होगा कि वो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, उसके कारण देखो, दिस प्रोड्यूस द टिपिकल हार्ट बीटिंग और ब्रेवी इडिमा। ये क्या कॉज करेगा? जब टिश्यू में ये फ्लूइड डिपॉजिट होने लग जाएगा, एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? हार्ट बीटिंग और ब्रेवी एडिमा ऑफ फिलारियासिस। यानी कि इसमें जैसे हमने एलिफेंटियासिस देखा है, तो एलिफेंटियासिस में ये कुछ इस तरीके के पूरा स्वेल हो जाता है, जैसे ये पैर पूरा स्वेल हो गया है। और दो कंडीशंस देखने को मिलती है, एक तो आपको देखने को मिलेगा हार्ट बीटिंग और ब्रेवी एडिमा। यानी कि एक तो ऐसा एडिमा देखने को मिलेगा जिसमें फाइब्रोब्लास्ट के कारण, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, जैसे डिंपल होता है, किसी किसी के चेहरे पर देखा होगा डिंपल। तो डिंपल रहता है कि जब आप इसको प्रेस करेंगे ना, तो वहां पर एक डिंपल जैसा बन जाता है, गड्ढे जैसा, और वो थोड़ी देर तक रहता है, फिर बाद में नॉर्मल होता है, थोड़ी देर तक रहता है। तो जैसे आप प्रेस करेंगे ना, तो वहां पर एक डिंपल बन जाता है, जिसको आप कहते हैं पीटिंग एडिमा, पीटिंग कहते हैं ना। और एक होता है नॉन पीटिंग एडिमा, हार्ड होता है, मतलब कि उसको प्रेस करने पर कोई भी वहां पर डिंपल नहीं बनता है। तो एक होता है पीटिंग और एक होता है नॉन पीटिंग एडिमा। ठीक है, दो तरीके का होता है। तो उस तरीके का एडिमा यहाँ पर बन जाता है। एलिफेंटियासिस जो है आपकी नेक्स्ट कंडीशन होती है, जिसको हम कहते हैं हार्ट एडिमा, है ना, जिसमें कोई भी हार्ट नॉन पीटिंग एडिमा होता है वो। ठीक है, उसके बाद चलिए, फाइब्रोब्लास्ट इन्वेड द एडेमेटस टिश्यू। फाइब्रोब्लास्ट, जैसा कि यहाँ पर नाम आया है फाइब्रोब्लास्ट का, ये जो सेल है वो इन्वेट करती है टिश्यू को, लेइंग डाउन फाइब्रस टिश्यू एंड प्रोड्यूसिंग द नॉन पिटिंग ग्रोस एडिमा ऑफ एलिफेंटियासिस। वो क्या प्रोड्यूस करती है? नॉन पिटिंग ग्रोस एडिमा कॉज करती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी वहां पर डिंपल नहीं रहेगा, वो बहुत हार्ड होता है, जिसको एलिफेंटियासिस आप कहते हैं। ये नेक्स्ट स्टेज होती है। फर्स्ट में एडिमा बनता है, जिसमें यहाँ पर आपका जो टिश्यू फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होता है, फिर आपकी फाइब्रोब्लास्ट वाले जब वो इन्वेट करने लग जाता है एडिमस टिश्यू में, तो फिर एलिफेंटियासिस कॉज करता है, जिसको हम कहते हैं नॉन पीटिंग ग्रोसिटीमा। ठीक है, समझ में आया कि ये है हाथी पांव डिसीज, जिसमें पैर हाथी के जैसा हो जाता है। अब हम बात करें इसके मैनिफेस्टेशन की, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है, प्रेजेंटेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलारियासिस में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले देखिए एक्यूट एडिनो लिम्फेजाइटिस, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स में होता है, लिम्फ नोड में होता है, तो वही आपका लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फ्लामेशन, लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन, जो आपके जैसे मैंने बताया था आपको कि ये इन्ग्विनल एरिया में, मेल और फीमेल जो है वो दोनों कॉइल्ड होकर इन्ग्विनल जो लिम्फेटिक
वेसल्स होती है वहां पर मिलेंगे, आपको एब्डोमिनल एरिया में मिलेंगे। तो ये जहां जहां होते हैं वहां वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो देखिए एक्यूट एडिनो लिम्फेजाइटिस, इससे पहले एक और कंडीशन होती है एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफिलारीमिया। एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफिलारीमिया, उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं होता है, प्रेजेंट है, माइक्रोफिलारिया प्रेजेंट है, इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नहीं शो हो रहा है, उसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफिलारेमिया। दो तरह के इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, एक तो होता है प्री पैटेंट इंक्यूबेशन पीरियड और एक होता है क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड। सो प्री पैटेंट इंक्यूबेशन पीरियड, उम्मीद है कि बच्चों आप सभी को पता होगा। प्री पेटेंट इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब से पैरासाइट ने बॉडी के अंदर एंट्री ली है तब से लगाकर वो जो पैरासाइट है जब आपको सीन होता है पेरिफेरल सर्कुलेशन में, उसको हम प्री पेटेंट इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, 8 to 12 मंथ का होता है। जबकि क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि पेशेंट को सिम्टम शो होते हैं, उसी से मुझे वो याद आया, सिम्टम शो होते हैं कि जब से पैरासाइट ने एंट्री ली है और पेशेंट को सिम्टम शो हुए तब तक का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो भी 8 to 16 मंथ तक का होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम बात करते हैं किसकी, एक्यूट एडिनो लिम्फेजाइटिस की। तो इसमें लिम्फेजाइटिस, आइटिस का मतलब समझते हैं आप सभी, इन्फ्लामेशन होना। कहाँ पर इन्फ्लामेशन, एडिनो लिम्फ यानी कि लिम्फ वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन होना, जिसके कारण हाई फीवर देखने को मिलता है, लिम्फेटिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जिसको आप लिम्फेजाइटिस कहते हैं, लिम्फेडेनाइटिस एंड ट्रांजिस्ट लोकल एडिमा भी आपको देखने को मिलता है जहां जहां पर हुआ है, जैसे कि इनग्विनल एरिया में है तो वहां पर स्क्रोटम में आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जहां हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एडिमा, यानी कि टिश्यू में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना। ठीक है, प्रोटीन रिच फ्लूइड जब लिम्फेटिक वेसल से डैमेज होने लगता है तो फिर वो आपका जो एरिया है जैसे स्क्रोटम है तो वहां आसपास में जमा होने लगता है। अब देखो यहाँ अगला आता है लिम्फेडिमा। दिस फॉलो सक्सेसिव अटैक ऑफ लिम्फेजाइटिस एंड यूजुअली स्टार्ट एज स्वेलिंग अराउंड द एंकल। आपका जो एंकल रहता है ना, वहां पर एंकल पहनते हैं ना कि जब भैया यहाँ तक पैंट सिलना है एंकल तक, है ना, तो यहाँ पर उसके अराउंड स्वेलिंग हो जाती है, स्प्रेडिंग टू द बैक ऑफ द फुट, फुट के बैक साइड में भी चले जाती है और वो लेग तक पहुंच जाती है। इट मे ऑल्सो अफेक्ट द आर्म को भी अफेक्ट कर सकती है, ब्रेस्ट को भी कर सकती है, स्क्रोटम को भी कर सकते हैं, वल्वा को भी कर सकते हैं, और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को भी इन्फेक्ट कर सकती है। जिसमें यहाँ बात हो रही है एडिमा की, लिम्फेडिमा। एडिमा क्या है अभी मैंने आपको बता दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि इन एरिया में आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, बॉडी के अदर पार्ट तक भी ये पहुंच जाती है। इनिशियली द एडिमा इज पीटिंग इन नेचर बट इन कोर्स ऑफ टाइम बिकम हार्ड इन नॉन पीटिंग। इनिशियली जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, पीटिंग एडिमा देखने को मिलेगा, पीटिंग एडिमा इन नेचर, बट इन कोर्स ऑफ टाइम अगर बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है इन्फेक्शन को, जिसको हम क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं, तो क्रॉनिक फिलारियासिस आप उसको कहेंगे, उस कंडीशन में वो जो एडिमा होता है वो हार्ड इन नॉन पीटिंग हो जाता है। ठीक है, अब बात करें लिम्फेंजियोवैरिक्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स है उसका डायलेशन होना। कॉमनली अगर इन कहा कौन कौन से एरिया पर होगा डायलेशन, इनग्विनल लिम्फेटिक वेसल्स यानी कि इनग्विनल स्क्रोटक, उसके बाद टेस्टिकुलर वाले एरिया में, और एब्डोमिनल साइड्स। ये तीन साइड मैंने बताई थी कि मेल और फीमेल वॉर्म जो है वो कॉइल्ड रहते हैं और वहां पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट करना, वहां पर ब्लॉकेज होगा तो वहां से जो लिम्फ है वो बाहर निकलने लगेगा, उसके कारण वहां पर इडिमा बन जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, जो लिम्फ वेसल्स है उसको वो डायलेट होने लगती है, लेकिन इन्फ्लाम्ड हो जाती है। द जेनाइटल इन्वॉल्वमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूनिकुलाइटिस, एपिडिडाइमिस और एपिडिमाइटिस और हाइड्रोकॉल का फॉर्मेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकॉल क्या है ये कई बार पूछा गया है। हाइड्रोकॉल जो है, यहाँ पर देखिए, दिस इज अ वेरी कॉमन मैनिफेस्टेशन है फिलारियसिस का। हाइड्रोकॉल मतलब जो स्क्रोटम होता है उसके आसपास फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, फ्लूइड का जमा हो जाना, ये एक मेडिकल कंडीशन है हाइड्रोकॉल। तो जैसे आप
डायग्नोसिस करेंगे ना, तो डायग्नोसिस में आप हाइड्रोकॉल फ्लूइड का भी यूज करते हैं। हाइड्रोकॉल फ्लूइड क्या है? तो हाइड्रोकॉल फ्लूइड वो होता है जो कि हाइड्रोकॉल की कंडीशन में देखने को मिलता है। स्क्रोटम में जो फ्लूइड जमा हो जाता है उसको हाइड्रोकॉल फ्लूइड कहते हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अकर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ वेसल्स ऑफ द स्पर्मेटिक कोड एंड ऑल्सो बाय द एक्सुडेशन फ्रॉम द इन्फ्लाम्ड टेस्टी एंड एपिडिडाइमिस के इन्फ्लाम्ड होने से भी देखने को मिलता है। जब वो लिम्फेटिक वेसल्स स्पर्मेटिक कॉर्ड की ब्लॉकेज हो जाती है तब भी आपको वो फ्लूइड जो है वो देखने को मिलता है स्क्रोटम के आसपास। द फ्लूइड इज यूजली क्लियर होता है एंड स्ट्रॉ कलर का होता है, बट में सम टाइम भी क्लाउडी और मिल्की भी देखने को मिल सकता है, और हिमोरेजिक भी हो सकता है, मीन्स उसमें ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर होता है बट किसी किसी टाइम पर आपको वो कैसा देखने को मिल सकता है? क्लाउडी, धुंधला देखने को मिल सकता है, मिल्की भी देखने को मिल सकता है, हिमोरेजिक भी हो सकता है। The hydrocele may be unilateral or bilateral and is generally small in size. Unilateral एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है, और जनरली ये स्मॉल साइज का होता है, लेकिन इन क्रॉनिक कंडीशन ये काफी लार्ज भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे द लार्जेस्ट रिपोर्टेड जो है इसकी, कि ये जो हाइड्रोकॉल है इसमें साइज देखी गई थी, जिसमें सबसे लार्जेस्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करें कि कितनी साइज हो सकती है इस कंडीशन में, तो इसका जो वेट है ओवर 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम तक की रिपोर्ट करी गई है कि हाइड्रोकॉल की जो साइज है वो इतनी हो सकती है। वैसे तो बहुत स्मॉल होती है, स्मॉल इन साइज होता है इन अर्ली स्टेज, बट क्रोनिक स्टेज में इसकी इतनी साइज तक रिपोर्ट करी गई है। क्लियर है? तो हाइड्रोकॉल समझ में आया सभी को। अब हम बात कर लेते हैं लिम्फोरेजिया की। लिम्फोरेजिया का मतलब क्या है? लिम्फोरेजिया का मतलब वही रैप्चर ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स लीडिंग टू रिलीज ऑफ लिम्फ एंड काइल। लिम्फ या फिर काइल का रिलीज होना, लिम्फोरेजिया है ना, रिजल्टिंग काइल यूरिया, काइलोस डायरिया, काइलोथोरिक्स डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्व साइट। मतलब कि यहाँ देखिए इस कंडीशन में आपको यूरिन में काइल भी देखने को मिल सकता है। काइल क्या है आप सभी जानते हैं। काइल जो है वो मतलब जैसे आपका फैट है तो उसके एब्जॉर्प्शन के डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। लिम्फ से ही काइल बनता है, उसमें जब फैट इन्वॉल्व होता है तो फिर वो काइल बन जाता है। तो जब काइल जो है जैसे किडनी से रिलीज हो रहा है ना, इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में इंटेस्टाइन से है तो आपको काइलोस डायरिया देखने को मिलेगा। किडनी फिल्टर करके यूरिन के थ्रू निकाल रही है तो काइल यूरिया देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको माइक्रोफिलारिया देखने को मिल सकता है ना। तो इस कंडीशन में आपको काइलोस डायरिया, काइलोस यूरिन और काइलोथोरेक्स भी देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्व साइट कि कौन सी साइट इन्वॉल्व है ना। आपकी किडनी इन्वॉल्व है, आपका इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, या फिर आपका थोरेक्स इन्वॉल्व है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। फिर बात करें एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस में मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या होता है, किसके कारण हो सकता है। दिस इज अ डिलेस विकल टू रिपीटेड लिम्फेजाइटिस। अगर लिम्फेजाइटिस रिपीटेड होता है, रिपीटेड जैसे इन्फ्लामेशन हो रहा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना, ये सब अगर चलता रहता है, रिपीटेड ये चीजें होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन एंड लिम्फेडिमा, रिपीटेड लीकेज ऑफ लिम्फ इनटू टिश्यू फर्स्ट रिजल्ट इन लिम्फेडिमा। यानी कि जैसे फर्स्ट टाइम अगर लिम्फ का लीकेज हुआ है टिश्यू में तो आपको लिम्फेडिमा देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे मैंने फर्स्ट में आपको बताया कि क्या देखने को मिलता है, जो एडिमा होता है वो पीटिंग एडिमा होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर वो रिपीट होते जाता है तो आपको एलिफेंटियासिस देखने को मिलता है। फर्स्ट लिम्फेडिमा होगा, फिर देन एलिफेंटियासिस होगा, इन विच देयर इज नॉन पीटिंग ब्रेवी एडिमा विथ ग्रोथ ऑफ न्यू एडवेंटिशियस टिश्यू एंड थीकेंड स्किन। स्किन थिक हो जाती है, क्रैक होने लगती है एंड फीचर्स बनने लग जाते हैं। विथ सेकेंडरी बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन भी उसमें आपको देखने को मिलता है, commonly in leg but may also involve other parts of body। commonly इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, लेग इन्वॉल्व होता है, बट बॉडी के अदर पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इमेज बताई थी, ये एलिफेंटियासिस ऑफ द लेग है। लेग में एलिफेंटियासिस की कंडीशन बताई हुई है, इस तरीके की कंडीशन हो जाती है।
समझ में आया बेटा? अब हम चल लेते हैं इसके अकल्ट फिलारियासिस की तरफ, कि अकल्ट फिलारियासिस हाइडन फिलारियासिस में क्या होता है। तो अकल्ट फिलारियासिस किसके कारण होता है? ये हो रखा है आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण। इट अकर एज अ रिजल्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस टू माइक्रोफिलारियल एंटीजन, है ना, नॉट डायरेक्टली ड्यू टू लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट। इसमें डायरेक्टली लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट का कोई भी रोल नहीं है कि माइक्रोफिलारिया या फिर एडल्ट वॉर्म के कारण ब्लॉकेज हो रहा है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। ये किसके कारण होता है? हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करता है, तो उसमें आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को मिलती है माइक्रोफिलारियल एंटीजन के प्रति। तो उसके कारण अकल्ट फिलारियासिस होता है, और इसमें आपको माइक्रोफिलारिया पेरिफेरल सर्कुलेशन में से नहीं होता है। माइक्रोफिलारिया आर नॉट फाउंड इन द ब्लड एज दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द एलर्जिक इन्फ्लामेशन इन टिश्यू। टिश्यू में जो एलर्जिक इन्फ्लामेशन होता है ना, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, हमारी जो सेल्स होती है, तो उसके कारण यहाँ पर जो है वो क्या हो जाता है, ये माइक्रोफिलारिया डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। माइक्रोफिलारिया नॉट फाउंड इन ब्लड। कभी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि क्लासिकल फिलारियासिस में या फिर अकल्ट फिलारियासिस, दोनों में से किस में माइक्रोफिलारिया आपको ब्लड में देखने को मिलेगा, तो आपको क्लासिकल फिलारियासिस में देखने को मिलता है, अकल्ट में नहीं। अकल्ट से याद रख लीजिए हाइडन, हाइडन का मतलब छिपा हुआ, नहीं दिखता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कि इसमें आपको क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इसमें एक कॉमनली सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसको आप मेयर्स कॉनोवर सिंड्रोम कहते हैं, है ना। ये अकल्ट फिलारियासिस के लिए है, तो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें मेयर्स कॉनोवर सिंड्रोम देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया देखने को मिलता है, कि जो आप जो लंग्स है, लंग्स में इओसिनोफिल का जमा हो जाना, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी इओसिनोफिलिया। उसमें आपको कई सारी कंडीशन देखने को मिलती है। दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अकल्ट फिलारियासिस विच प्रेजेंट विथ लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस होने लगता है, पल्मोनरी सिम्टम्स दिखते हैं, सच एस क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, ड्राई नॉक्चुरल कफ यानी कि सूखी खांसी, रात में सूखी खांसी चलती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, अस्थमैटिक वीजिंग होती है ना, ये सारी कंडीशंस जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट आर मोर कॉमनली अफेक्टेड इन एरियाज ऑफ एंडेमिक फिलारियासिस इंक्लूडिंग द इंडियन सबकॉन्शियंट। ठीक है, उसके बाद देयर इज अ मार्क्ड इंक्रीज इओसिनोफिल काउंट, इसमें इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं आपको अकल्ट फिलारियासिस के अंदर, जिसमें इओसिनोफिल का काउंट जो है वो लिख रखा है यहाँ पर मोर देन 3000 माइक्रोमीटर तक आपको इसकी जो है वो विच में गो अप टू 50,000, यानी कि ये 50,000 तक भी आपको देखने को मिल सकते हैं एओसिनोफिल के काउंट, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे। ये तो हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या बीमारी होती है, क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं, पेशेंट को क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, कैसे आप डायग्नोस करेंगे, कौन से मेथड यूज करेंगे, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, इसमें जब आप डायग्नोसिस करने के लिए जाते हैं तो डायग्नोसिस में आप क्या करेंगे, या तो आप एडल्ट वर्म को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप माइक्रोफिलारिया को कर सकते हैं, है ना, या फिर आप एंटीजन एंटीबॉडी भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी के लिए अलग अलग मेथड हम यूज करते हैं। इसमें आप सैंपल भी अलग अलग कलेक्ट करेंगे। जैसा कि सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको एक टेबल बताई हुई है, इसके माध्यम से समझते हैं। तो ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस में डायरेक्ट एविडेंस है, इनडायरेक्ट है, इम्यूनो डायग्नोसिस आप कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट एविडेंस की बात करते हैं। तो डायरेक्ट एविडेंस में आप माइक्रोफिलारिया का डिटेक्शन कर रहे हैं। माइक्रोफिलारिया के डिटेक्शन के लिए आपको क्या सैंपल लेना पड़ेगा? तो माइक्रोफिलारिया के डिटेक्शन के लिए आपका जो सैंपल होगा, जैसे आप डायरेक्ट एविडेंस के लिए कर रहे हैं, तो पहले मैं आपको इसका समझा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ये टेबल एक्सप्लेन करती हूँ, है ना। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, डायरेक्ट एविडेंस को। डायरेक्ट एविडेंस में
जैसे कि आप माइक्रोफिलारिया का डिटेक्शन कर रहे हैं, तो माइक्रोफिलारिया के डिटेक्शन के लिए आप यहाँ पर 3 तरह के मेथड यूज कर सकते हैं। और सैंपल क्या लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि माइक्रोफिलारिया के डिटेक्शन के लिए आपका जो सैंपल होगा वो सैंपल होगा सबसे कॉमन, वो है ब्लड, है ना। और आप सभी को पता है इसकी जो पेरियोडिसिटी है वो नॉकटर्नल पेरियोडिसिटी होती है, ये आपको रात में देखने को मिलेगा। तो रात में इसका जो टाइम होता है वो 10 PM टू 2 AM के बीच आपको सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा काइलॉज यूरिन भी आप ले सकते हैं, उसमें भी देखने को मिल सकता है। ऑल्सो हाइड्रोकॉल फ्लूइड में भी देखने को मिल सकता है, हाइड्रोकॉल फ्लूइड। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं कि कैसे डिटेक्ट करेंगे, कौन कौन से मेथड। सैंपल कलेक्शन कर लिया। सैंपल कलेक्शन के बाद में जब आप एग्जामिनेशन करने के लिए जाएंगे तो एग्जामिनेशन में आपके पास में 2 तरह के मेथड होती है। आप स्मेयर प्रिपेयर करते हैं, लेकिन स्मेयर प्रिपरेशन में आपके पास 2-3 तरह के मेथड होते हैं, जिसमें एक तो सबसे पहले आ जाता है अनस्टेन्ड फिल्म। आप जो स्मेयर प्रिपेयर करेंगे वो अनस्टेन्ड होगा। एक हो जाती है स्टैंड फिल्म, और एक आप कर सकते हैं कंसंट्रेशन मेथड से, कंसंट्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये 3 तरह की मेथड से जिससे आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट एविडेंस पर ही चल रहे हैं। सबसे पहले अनस्टेन्ड स्मेयर की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्मेयर प्रिपेयर करेंगे। स्मेयर प्रिपेयर करने के बाद बिना किसी स्टैनिंग के आप उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, जिसको आप यहाँ पर कह सकते हैं कि वेट माउंट, है ना। वेट माउंट यानी कि डायरेक्ट एक क्लीन स्लाइड ली, इस स्लाइड पर आपने फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड की डाली, इस पर कवर स्लिप रखी और इसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया। तो इसमें आप क्या देख पाएंगे, एक्टिवली मोटाइल माइक्रोफिलारिया को आप इसमें ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर आपको मोटाइल माइक्रोफिलारिया देखना है तो फिर आपको अनस्टेन्ड फिल्म का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर चलते हैं स्टैंड स्मीयर पर। स्टैंड नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें आप स्टैनिंग का यूज करेंगे। स्टैनिंग का यूज करेंगे तो उसमें आप मोटाइल माइक्रोफिलारिया को नहीं देख पाएंगे, है ना। इसमें आपको जो फिलारिया है वो लैश करता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब कि आपकी जो आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे वो आरबीसी को धक्का दे रहा है टकराते हुए, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, डिस्प्लेस्ड करता हुआ मिलेगा रेड ब्लड सेल्स को। हाँ, स्टेन फिल्म की अगर बात करें तो स्टेन फिल्म में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2 तरह के स्मीयर बनाते हैं। इसमें थिक स्मीयर भी बनता है और थीन स्मीयर भी बनता है। थिक भी बना लीजिए और थिन स्मीयर भी बना लीजिए। अब आपने थिक स्मीयर बनाया है, जैसे मलेरिया पैरासाइट के लिए कैसे स्मीयर बनाते हैं आप सभी को पता ही है, थिक स्मीयर थिन स्मीयर बनता है। जो थिक स्मीयर बनता है, उस थिक स्मीयर को आप पहले तो क्या करेंगे, डी हीमोग्लोबिनाइज्ड करेंगे। किससे करेंगे, डिस्टिल वाटर से। तो सबसे पहले इसको डी हीमोग्लोबिनाइज्ड करना है। मैम ये क्या होता है, वैसे तो मैं आपको थिक स्मीयर में बता चुकी हूँ जब मैंने आपको मलेरिया पैरासाइट पढ़ाया था। डी हीमोग्लोबिनाइज नाम से ही समझ में आ रहा है कि हीमोग्लोबिन को हटाना, डी का मतलब हटाना। क्यों हटाना, ताकि आप क्लियरली उसको विजिबल कर सके माइक्रोफिलारिया को। अगर हीमोग्लोबिन जैसे कि ठीक स्मीयर है तो उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी तो क्लियरली आपको विजिबल नहीं होगा। तो हम हीमोग्लोबिन को हटा देंगे ताकि आपको आसानी से माइक्रोफिलारिया जो है वो ऑब्जर्व हो सके। उसके बाद आप उसको स्टैन कर लेंगे। स्टैन के लिए आप लिशमान स्टेन यूज करेंगे, है ना। उसको फिक्स कर लेंगे, फिक्स करने के बाद फिर आप स्टेन करेंगे। डीहीमोग्लोबिनाइज्ड कैसे करेंगे, डिस्टिल वाटर से करेंगे। हाँ, तो स्टेन करेंगे किससे, लिशमान और जिम्सा स्टेन आप यूज कर सकते हैं, एंड जिम्सा स्टेन आप यूज कर सकते हैं। वैसे अगर थीन स्मीयर की बात करें तो थीन स्मीयर में आप ऑब्जर्व कर पाएंगे इसकी मॉर्फोलॉजी को। अगर आपको मॉर्फोलॉजी देखनी है माइक्रोफिलारिया की, कि उसके अंदर जो सोमेटिक सेल्स है, न्यूक्लियाई है, जो स्पोर्ट है, जो शीथ है, वो अगर आपको ऑब्जर्व करनी है तो फिर आपको थीन स्मीयर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब थीन स्मीयर में वही आप स्टैनिंग करेंगे। इसमें आप मॉर्फोलॉजी को डिटेक्ट करेंगे, किसको, मॉर्फो
लॉजी के लिए आप यूज करते हैं, और इसको भी फिर आप स्टेन करते हैं स्मीयर प्रिपेयर करने के बाद विथ लिशमान एंड जिम्सा स्टेन, है ना, लिशमान और जिम्सा स्टेन से आप स्टेन करेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे आपने इसमें मॉर्फोलॉजी को देखा, मॉर्फोलॉजी में आपको जैसे शीटेड माइक्रोफिलारिया देखने को मिलेगा। ये हो गया थिक और थिनेस मेयर, यानी कि आपने स्टेन करके भी ऑब्जर्व कर लिया। तीसरी मेथड जो आती है वो मैंने बताया कंसंट्रेशन मेथड। कंसंट्रेशन मेथड में आपकी दो तरह की मेथड होती है, एक है सेडिमेंटेशन मेथड, एक है आपकी सेडिमेंटेशन मेथड, और एक है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, जिसको आप न्यूक्लियोफोर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड नाम से ही समझ में आ रहा है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब जो ब्लड होता है उसको फॉर्मेलिन के साथ मिक्स करके और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे तो उसका जो डिपॉजिट होगा उस डिपॉजिट को फिर आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे स्टेन करके। तो स्मेयर बना लेंगे, फिर उसको स्टेन करेंगे, स्टेन करने के बाद फिर ऑब्जर्व करेंगे। तो जब जैसे लो कंसंट्रेशन होती है ना माइक्रोफिलारिया की, तब आपको अगर ऑब्जर्व करना है तो फिर आपके लिए ये बेस्ट मेथड होती है, क्योंकि जो सेडिमेंट होता है आप उसको फॉर्मेलिन के साथ मिक्स करेंगे, 5 ml की समथिंग ब्लड लिया जाता है फॉर्मेलिन डाल के, और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में स्टैंडिंग के बाद। फिर आती है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन भी बहुत सेंसिटिव मेथड है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मतलब कि इसमें एक फिल्टर का यूज किया जाता है, मेम्ब्रेन फिल्टर का। तो वो फिल्टर जो है उसकी साइज कितनी होती है, 3 to 5 माइक्रोमीटर डायामीटर उसका होता है। जो आपने फिल्टर यूज किया है ना, वो 3 to 5 माइक्रोमीटर डायामीटर का होता है। तो जो ब्लड होता है आपका, वो ब्लड उसके ऊपर डालकर आप फिल्टर करते जाते हैं, फिर लिया, फिर फिल्टर करते जाते हैं, फिर फिल्टर करते जाते हैं। तो मल्टीपल फिल्ट्रेशन के बाद फिर आप उसको, जो आपका सैंपल बचा है, उसको आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। तो बहुत ही सेंसिटिव मेथड होती है ये माइक्रोफिलारिया को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो है वो डायरेक्ट एविडेंस है, जिसमें आप डायरेक्टली माइक्रोफिलारिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं वाया ऑन स्टेन फिल्म, स्टैंड फिल्म, या फिर कंसंट्रेशन मेथड। समझ में आया, सभी को क्लियर है? तो ये हो गया पूरा डायरेक्ट एविडेंस। अब मैं इसको रिमूव कर रही हूं, अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एविडेंस के। आपको जैसे एडल्ट वर्म डिटेक्ट करना है, तो एडल्ट वर्म को आप कैसे देखेंगे, है ना, ये हम रिमूव कर रहे हैं, आप सभी ने देख लिया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, अपनी टेबल पर आते हैं। इसमें आपके पास में है इनडायरेक्ट एविडेंस, जिसमें आप जैसे ब्लड के अंदर सीबीसी किया तो आपने इयोसिनोफिल देखा, है ना, सीरम में आपको आईजीई लेवल जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा आ जाता है एडल्ट वर्म डिटेक्शन। तो ये आपका डायरेक्ट एविडेंस में ही आता है एडल्ट वर्म डिटेक्शन, है ना। इनडायरेक्ट में आपका इयोसिनोफिल है ब्लड के अंदर, और फिर आईजीई लेवल जो है आपको सीरम में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। डिटेक्शन ऑफ एडल्ट वर्म जो कि आपके इसी के अंदर आता है, डायरेक्ट एविडेंस के अंदर। डायरेक्ट एविडेंस में आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बायोप्सी करनी पड़ेगी, है ना। तो जैसे आपने यहाँ पर डायरेक्टली देखा ब्लड के अंदर, तो यहाँ पर आपको लिम्फ नोड की बायोप्सी करनी पड़ेगी, तो आप उसको विजिबल कर सकते हैं। इफ वॉर्म आर कैल्सिफाइड, यदि वॉर्म जो है वो कैल्सिफाइड हो जाता है, तो फिर आपको एक्सरे के थ्रू उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, एक चीज और यहाँ पर मैं आपको भूल रही थी कि एक्रीडिन ऑरेंज माइक्रो हिमेटोक्रीट ट्यूब टेक्निक के द्वारा भी आप इस माइक्रोफिलारिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इम्यूनोडायग्नोसिस की। सो इम्यूनोडायग्नोसिस जैसे अकल्ट फिलारियासिस है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड होती है। अकल्ट फिलारियासिस में एंटीजन डिटेक्शन करना है, एंटीबॉडी डिटेक्शन करना है। तो एंटीजन डिटेक्शन करना है तो आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मेथड होती है, जिसमें आपका एलाइजा मेथड आप यूज कर सकते हैं। आप इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट का यूज कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी टेक्निक है, इसके द्वारा आप एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं। देन फिर आती है बात एंटीबॉडी डिटेक्शन की। तो एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे आप, जैसे कि आपका सीएफटी है,
है ना, या फिर IHA है, IFA है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट जिसको आप कहते हैं, इम्यूनोफ्लोरोसेंस एंटीबॉडी टेस्ट आपकी होती है, इम्यूनो हीमोएग्लूटिनेशन ऐसे होता है। इन तीनों मेथड के द्वारा, ये जो कि सेंसिटिव भी होते हैं, स्पेसिफिक भी होते हैं, इनके द्वारा आप एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ये हो गई सीरो डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करेंगे तो ये आप करते हैं PCR मेथड के द्वारा। लेकिन इसमें ये जो PCR टेक्निक्स आप करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, तो ये पॉजिटिव कब होता है, जब माइक्रोफिलारिया जो है वो पेरिफेरल ब्लड में प्रेजेंट होता है। क्रोनिक फिलारियासिस में ये नेगेटिव होता है। जब माइक्रोफिलारिया प्रेजेंट होता है तभी आपको ये देखने को मिलेगा। तो अर्ली स्टेज में ये पॉजिटिव होता है, क्रॉनिक फिलारियासिस में ये नेगेटिव होता है, PCR टेक्निक। ठीक है, सो ये हो गया लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ फिलारियल वॉर्म। फाइनली आज हमारा फिलारियल वॉर्म खत्म होता है, साथ ही साथ हमारी पैरासाइटोलॉजी पर यहाँ पर फिनिश होती है, जिसमें हमने कई सारे पैरासाइट के बारे में पढ़ा, कई सारे इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स के बारे में पढ़े। चलिए डायग्राम आ गया है तो काइलॉज यूरिन को भी देख ही लीजिए। ये काइलॉज यूरिन जो है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, जिसको आप कहते हैं काइल, है ना। यूरिन में जब काइल आपको ऑब्जर्व होता है तो इस तरीके से मिल्क अपीयरेंस होती है। समझ में आ गया सभी को? तो आज की क्लास उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। फाइनली हमारी पैरासाइटोलॉजी का भी दी एंड होता है, जिसमें हमने कई सारे पैरासाइट्स के बारे में डिस्कस किया। सभी पैरासाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो हमने पढ़ाए हैं सारे इंपॉर्टेंट पैरासाइट ही हमने ओनली डिस्कस किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।